हेलो गाइज, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं प्रमुख अनुच्छेद जो कि राष्ट्रपति से संबंधित हैं। जनरली राष्ट्रपति का से संबंधित अनुच्छेद होते हैं जो होते हैं आर्टिकल अनुच्छेद 52 से 61 तक, लेकिन राष्ट्रपति किसी न किसी और अनुच्छेद से संबंधित होता है क्योंकि राष्ट्रपति भाई देश का प्रधान होता है, प्रमुख होता है, इसलिए वो किसी न किसी से संबंधित होता है। पहला अनुच्छेद है आर्टिकल 52, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53, इसमें कहा गया है कि जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। अगला है अनुच्छेद 54, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होगा, मतलब राष्ट्रपति के जो चुनाव होगा उसमें कौन कौन भाग लेगा वो किसमें कहा गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में बताया गया है। अगला है अनुच्छेद 55, इसमें बताया गया है उनकी राष्ट्रपति के निर्वाचन विधि के बारे में। पहले तो निर्वाचक मंडल, उसमें कौन कौन भाग लेगा, फिर उनकी निर्वाचन मतलब चुनाव कैसे कराया जाता है राष्ट्रपति का, उसको बोलते हैं पीआरएस सिस्टम। उसको हिंदी में बोला जाता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणी मत, यानी गुप्त मतदान किया जाता है, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव या निर्वाचन कराया जाता है। अगला आर्टिकल है 56, इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है 5 वर्ष, उसके पहले भी चाहे तो प्रधानमंत्री, लोकसभा अगर पूर्ण रूप से सहमत हो तो राष्ट्रपति इस्तीफा दे सकता है उसके पहले भी। अगला आर्टिकल है 57, इसमें पुनर्निर्वाचन के बारे में है, मतलब कि राष्ट्रपति का एक आदमी राष्ट्रपति का चुनाव कितनी बार लड़ सकता है। चाहे भारत में ये है कि चाहे जितनी बार चाहे राष्ट्रपति ने चुनाव लड़ सकता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में कोई एक आदमी सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन भारत में कोई एक आदमी चाहे जितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। अनुच्छेद 58 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बताया गया है। योग्यता मतलब भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो, लोकसभा सदस्य का बनने की योग्यता वह रखता हो, ये किसमें बताया गया है, अनुच्छेद 58 में बताया गया है। अगला आर्टिकल है 59, इसमें बताया गया है पद की कुछ शर्तें होंगी। पद की शर्तें में क्या है देखिए, जैसे कि संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है। यदि वह जैसे राष्ट्रपति बन रहा है तो वह किसका सदस्य, किसी संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। अगर सदस्य होगा तो उसे वहाँ इस्तीफा देना पड़ेगा। और उसके पद की शर्तों के लिए वह चुनाव लड़ने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए, तभी वह राष्ट्रपति के पद पर चुनाव लड़ सकता है। इसके पहले था 1957 में पहले 2 अनुमोदक 2 प्रस्तावक होते थे, लेकिन अब क्या हो गया सिस्टम में 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक की व्यवस्था है। अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 60 में शपथ ग्रहण। राष्ट्रपति को शपथ कौन ग्रहण करवाता है, ये करवाता है हमारे सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो करवाता है। चीफ जस्टिस जो होता है मुख्य न्यायाधीश, देखिए वो क्या करवाता है, शपथ ग्रहण राष्ट्रपति का करवाता है। देखिए नोट कुछ बताया गया है कि ऐसे 3 लोग जिनकी शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में नहीं है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, आपको पता होगा जो अनुसूची 3 में बताया गया है कि उसमें जो मंत्री होते हैं या फिर सदस्य होते हैं मंत्रियों के, उनके शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया है। लेकिन ऐसे 3 लोग हैं जिनके शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में नहीं है, जैसे हो गए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। इनका कहाँ वर्णन है, आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति का है, उपराष्ट्रपति का आर्टिकल 69 में है, राज्यपाल का आर्टिकल 159 में है। आइए पढ़ते हैं अनुच्छेद 61 के बारे में। अब इसमें बताया गया है कि महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जब इसमें कौन लगा सकता है महाभियोग, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से कोई भी, चाहे तो 1/4 सदस्य लिखित हस्ताक्षर देकर के
लेकिन बहुमत से हो, 2/3 बहुमत से पारित होगा तभी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। या फिर संविधान का अतिक्रमण करता है तभी राष्ट्रपति को महाभियोग लगाया जाता है। अगर लोकसभा या राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं राष्ट्रपति महाभियोग तभी लगा सकते हैं उसके जब 14 दिन पूर्व उसको नोटिस राष्ट्रपति को भेजने के बाद ही राष्ट्रपति महाभियोग लगा सकते हैं। उसके पहले नहीं, अगर नोटिस नहीं भेजे हैं तो महाभियोग नहीं लगा सकते हैं। अनुच्छेद 62 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के पहले उसके उत्तराधिकारी का चुनाव करा लिया जाएगा। अगला है हमारा अनुच्छेद 71। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर क्या हो जाए, विवाद हो जाए, चुनाव में क्या हो जाए, विवाद हो जाए, तो उसका चुनाव विवाद का निपटारा कौन करेगा? उच्च न्यायालय करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। अगला है अनुच्छेद 72। इसमें राष्ट्रपति का क्षमादान के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति किसको किसको क्षमा कर सकता है या फिर जो दंड है उसको कम कर सकता है। इस आर्टिकल में बताया गया है, अनुच्छेद 72 में बताया गया है। अगला है अनुच्छेद 74। इसमें बताया गया है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के अनुसार कार्य करेगी। मंत्रिपरिषद मतलब जो प्रधानमंत्री के सदस्य होते हैं उनका कार्यपालिका शक्ति के बारे में इसमें बताया गया है कि जो राष्ट्रपति होता है वो मंत्रिपरिषद के अनुसार ही कार्य करेगा। अगर प्रधानमंत्री जिसको चाहे उसी को राष्ट्रपति मंत्री नियुक्त करेगा, अपने स्वविवेक का प्रयोग वह नहीं कर सकता है, क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है हमारे देश का नामित जो होता है वह प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक प्रमुख कौन होता है? मंत्रिपरिषद ही होता है। पहले बताया, देखिए इससे संबंधित कुछ संशोधन हैं। 42वां संविधान संशोधन बताया गया था, मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। अगर मंत्रिपरिषद जिसको जो भी सलाह देगा उसको राष्ट्रपति मानेगा ही मानेगा, उसको बाध्य कर दिया गया था। लेकिन 44वां संशोधन में बताया गया कि मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति एक बार संसद को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकती है। यदि कोई संशोधन हो रहा है तो राष्ट्रपति चाहेगा तो उसे पुनर्विचार के लिए फिर से संसद के पास भेज सकता है। उसके बाद अगर पुनर्विचार के बाद अगर राष्ट्रपति के पास आता है तब वह बाध्य होता है, लेकिन एक बार तो वह पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेज ही सकता है। अगला आर्टिकल है 77। इसमें बताया देश के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए हुए माने जाएंगे। अगर कोई भी देश का कार्य होगा तो वह किसके नाम पर होता है? राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है। भले प्रधानमंत्री जाए, लेकिन कहीं जाए उसका संबोधन करने, लेकिन कार्य किसके नाम पर होता है? वह राष्ट्रपति के नाम पर होता है। अनुच्छेद 80 में बताया गया भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। अगला है अनुच्छेद 85। इसमें बताया गया है कि जो संसद का 17वां स्थान, 17 हूत, लोकसभा का विघटन के बारे में इसमें बताया गया है कि कब कब लोकसभा संसद का सत्र बुलाया जाएगा, कब उसको ख़त्म किया जाएगा, उस लोकसभा का विघटन कैसे किया जा सकता है, सब इसमें बताया गया है। अगला है अनुच्छेद 78। इसमें बताया गया राष्ट्रपति संघ से संबंधित सभी विधायी और सभी प्रशासनिक जानकारी प्रधानमंत्री से मांग सकता है। वही भाई, क्योंकि राष्ट्रपति भी तो उसका कुछ तो होगा वैल्यू, तभी तो सभी आदेश मंत्रिपरिषद ही तो नहीं दे सकता, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति भी चाहे तो वह विधायी और सभी प्रशासनिक जानकारी प्रधानमंत्री से वह मांग सकता है। अगला है अनुच्छेद 87। इसमें बताया गया है राष्ट्रपति का अभिभाषण के बारे में। प्रथम सत्र की बैठक, देखिए अभिभाषण कब होता है? 2 बार अभिभाषण राष्ट्रपति का होता है, चाहे तो वह प्रथम सत्र की पहली बैठक के बाद या चुनाव के बाद पहली बैठक में दोनों सदनों के संयुक्त रूप से अभिभाषण, तब राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। और भी राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है तैयार कौन करता है? वो मंत्रिमंडल ही तैयार करता है। अगला है हमारा अनुच्छेद 108। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। दोनों सदनों का संयुक्त कब बुलाया जाएगा? जब मतभेद होगा दोनों सदनों के बीच में। संसद के जो दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा के बीच में यदि मतभेद होता है तो राष्ट्रपति क्या करता है? दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। वो भी किस विधेयक पर अगर मतभेद हो? साधारण विधेयक पर और वित्त विधेयक पर, दोनों ही दशा में आपका कब बुलाया जाता है? संयुक्त अधिवेशन। और किसी विधेयक पर नहीं, जैसे धन विधेयक,
संविधान संशोधन विधेयक, इस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। केवल संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक पर बुलाया जाता है? साधारण विधेयक पर और वित्त विधेयक पर। अध्यक्षता कौन करता है? जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष। अगर अध्यक्ष नहीं रहेगा तो उपाध्यक्ष करेगा, उपाध्यक्ष नहीं रहेगा तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। सभापति क्यों नहीं करता है? क्योंकि वह संसद का सदस्य नहीं होता है, इसलिए उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति इसकी अध्यक्षता करेगा। वैसे अध्यक्ष रहेगा तो लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा, अगर अध्यक्ष नहीं रहेगा तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। यदि लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं रहेगा तब राज्यसभा का क्या करेगा? उपसभापति करेगा, न कि सभापति करेगा। सभापति क्यों नहीं करता है? क्योंकि वह संसद का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का वैसे सभापति, क्योंकि उपराष्ट्रपति होता है, वह संसद का सदस्य नहीं होता है। अगला है हमारा अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 में बताया गया है राष्ट्रपति का वीटो शक्ति के बारे में। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति बारे में, जो 3 प्रकार का राष्ट्रपति वीटो शक्ति लगा सकता है। कौन कौन सा वीटो होता है? एक होता है जेबी वीटो का प्रयोग। 3 प्रकार का वीटो होता है, जिसमें से एक कौन सा है हमारा? जेबी वीटो। जेबी वीटो का प्रयोग कौन किया है? एक हमारे जो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, 1986 में इन्होंने पहली बार जेबी वीटो का प्रयोग किया था। और किस विधेयक पर किया था? डाक संशोधन विधेयक पर। जेबी वीटो का मतलब है कोई भी आपका विधेयक है, अगर राष्ट्रपति अगर उसको न तो उसको वापस लौटाता है और न ही उसको मना करता है, सिर्फ अपने पॉकेट में रख लेता है, इसलिए इसको जेबी वीटो या पॉकेट वीटो कहा जाता है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 123 123। इसमें बताया है राष्ट्रपति का अध्यादेश। अध्यादेश का मतलब ये होता है, देखिए इसमें लिखा भी गया है, अगर संसद के दोनों सदन या एक सदन सत्र न चला रहे हों और देश के लिए कानून बनाना आवश्यक हो तब जारी किया जाता है। इसमें संघ सूची प्लस समवर्ती सूची के विषय शामिल होते हैं। और जो अध्यादेश का प्रावधान है कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रपति का अध्यादेश इस भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। देखिए बताया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से अध्यादेश का प्रावधान लिया गया है। यह कब लगाया जाता है? जब संसद के दोनों सदन या एक सदन सत्र चल रहा हो, उसमें उपस्थित न हो, भाग न ले, यह तब जारी किया जाता है। 6 सप्ताह के भीतर अवधि तक अगर न शामिल हो तो लगाया जाता है अध्यादेश। अगला आर्टिकल हमारा अनुच्छेद 143। इसमें राष्ट्रपति सलाह ले सकता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, बाध्य नहीं है। इससे संबंधित कई मतभेद भी हैं कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह लेने के लिए बाध्य है या नहीं है। किसी वाद में बताया गया है कि बाध्य है, किसी में बताया गया बाध्य नहीं। से कई संबंधित संशोधन भी हैं, जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल में आपको मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ इतना ही, राष्ट्रपति सलाह ले सकता है किसी सुप्रीम कोर्ट द्वारा, लेकिन ये राष्ट्रपति के ऊपर यहाँ बाध्य नहीं है कि हाँ ज़रूरी है कि वह सलाह ले ही। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 352। इसमें बताया गया है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। राष्ट्रीय आपातकाल कब होगा? चाहे युद्ध हो, बाह्य युद्ध हो, आंतरिक युद्ध कैसा हो हमारा? वायु युद्ध हो, या फिर सशस्त्र विद्रोह, देश के आंतरिक भाग में ही क्या हो जाए? सशस्त्र विद्रोह हो जाए। देखिए सशस्त्र विद्रोह कहाँ से लिया गया है? 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। पहले सशस्त्र विद्रोह नहीं था, पहले आंतरिक विद्रोह था, गृह विद्रोह। उसको हटा करके क्या कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह। आर्टिकल 356 में बताया गया है राष्ट्रपति शासन के बारे में। यदि किसी राज्य में संवैधानिक शासन असफल हो जाता है तो वहाँ का राज्यपाल राष्ट्रपति को संदेश देकर बता सकता है कि राज्य का जो शासन है वो विफल हो गया है, आप आकर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं।
360 में बताया गया है वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। अगला है 365 के बारे में, केंद्र के निर्देशों का पालन राज्य सरकार न करे तब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ये भी राष्ट्रपति शासन के बारे में, जब केंद्र के निर्देशों का पालन राज्य सरकार न करे तब राष्ट्रपति शासन। देखिए, राष्ट्रपति शासन दो प्रकार का लगाया जा सकता है, दोनों ही देश के अंदर ही लगता है, राष्ट्रपति शासन भी और ये वाला भी राष्ट्रपति शासन। लेकिन एक जगह होता है जब राज्य संविधान का पालन न करे, तब आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। और एक 365 में क्या होता है, जब केंद्र के निर्देशों का पालन राज्य न करे तब 365 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अब देखिए, 1 माह के भीतर संसद विशेष बहुमत से पारित कर देता है तब राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और लोकसभा चाहे साधारण बहुमत से भी नई विधि बना करके इसमें मतलब कि इसके लिए समाप्त भी करा सकती है। ये था हमारे कुछ राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए।